नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने ग्रुप डी के लिए पुनः 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 3 अगस्त से जो होने वाली आपकी परीक्षा है वो साइंस के क्लास 10 के एनसीईआरटी से जो जो अच्छी क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि रिपीट क्वेश्चन ही बार बार आएगा, इसलिए आपको थोड़ा उससे हटकर भी तैयारी करनी होगी। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो रिपीटेशन तो जो है उसको आपको करना ही है, लेकिन जो नॉन रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको उसी में मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन सभी बनाएंगे। तो क्लास 10 से एनसीईआरटी से जो भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उससे जो भी 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो आप इस 50 क्वेश्चन को बनाएं, अपना फीडबैक दें। मैं कल और डालूंगा वीडियो, और जब तक आपका एग्जाम चलेगा मैं लगातार आपका डालता रहूंगा ताकि आप अच्छे स्कोर कर सके, साइंस आपका अच्छा जाए। और मैं सोशल साइंस का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन वो सेलेक्टिव रहेगा, वो ढंग का रहेगा। ठीक है, तो आपका बहुमूल्य समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि 3 तारीख से एग्जाम है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, जब किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराने के समय किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जब किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराया जाता है तो जब भी कोई चीज ऊंचाई में रहता है तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको जानते हैं, mgh होता है। mgh होता है, मास हो गया और गुरुत्व त्वरण हो गया और हाइट हो गया। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो जब वो धरती से टकराती है, फर्श से टकराती है, तो उसका किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या नाभ की ऊर्जा? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा। तो एक प्रश्न एक का आंसर होगा बी नंबर, 1 नंबर का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये mgh जो है आपका mgh जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की प्रक्रिया या प्रक्रम है? उष्माशोषी, अत्यधिक उष्माक्षेपी, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? अत्यधिक उष्माक्षेपी। मोमबत्ती जब जलता है तो वो उष्मा देती है, तो ये क्या, उष्माक्षेपी। ठीक है, जो पदार्थ जलने पर उष्मा देती है वो क्या, उष्माक्षेपी होगा। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? विद्युत ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या नाभ की ऊर्जा? तो आसान क्वेश्चन है, पेशीय ऊर्जा होगा। मांसपेशियों के द्वारा जो हम ऊर्जा लगाते हैं तो वो क्या होगा, पेशीय ऊर्जा। इसका आंसर होगा बी नंबर, 3 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा की क्या स्थिति होती है? कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम होता है तो उसमें कुल ऊर्जा की स्थिति क्या होती है? कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, कुल ऊर्जा घट जाती है, कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, या कुल ऊर्जा शून्य हो जाती है? तो ऐसा इसका आंसर होगा 4 का सी नंबर, कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा की स्थिति क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो 4 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड भी है, मॉडरेट भी है, इजी भी है। ठीक है, लेकिन अधिकतर नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, हाइड्रोजन बम में जो प्रारंभ में, 1 नंबर थोड़ा सा देख लेता हूं, 3 नंबर, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन बम में जो प्रारंभ में विखंडन पर आधारित होता है तो कितने समय में ताप बढ़कर 10⁻⁷ केल्विन 10⁻⁷ केल्विन तक पहुंच जाता है? कुछ ही माइक्रो सेकंड में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, या कई दिनों में? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बम क्या होता है? ये नाभ के संलयन पर आधारित होता है। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, आपके क्लास 10 में लिखा हुआ नाभ के संलयन पर आधारित होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम में नाभ के संलयन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, उतना टेम्परेचर चाहिए, तब वो संलयन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो उतना टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, तो उसको क्या होता है, पहले विखंडन कराया जाता है, प्लूटोनियम या यूरेनियम का बम देके उसको विखंडन कराया जाता है, ताकि और उसके कोर नाभिक में आपका
कोर नाभिक में एक बम रखा जाता है ताकि उसको वो मिल सके टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, जब वो टेम्परेचर उतना मिल जाता है 10⁻⁷ केल्विन, तब वो नाभ के संलयन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ ही माइक्रोसेकंड, 10 मिनट या 1 घंटे में। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कुछ ही माइक्रोसेकंड में टेम्परेचर बढ़कर 10⁷ केल्विन हो जाता है। याद रखिए, ये पूछ सकता है अलग से, ठीक है। तो 5 का ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 2, 3, 4 या 5। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 3। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु और मध्यम श्रेणी के अभिक्रियाशील धातु। क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, विविध वैद्युत साधित्रों मतलब उपकरण को जलाने के लिए मुख्य रूप से किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो अधिकतर जितने भी उपकरण उसको चलाने के लिए आजकल हम लोग विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसका 7 का सी नंबर होगा। एक आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दोनों अंडवाहिनियों संयुक्त होकर किस लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, अंडाशय का, ग्रीवा का, गर्भाशय का या शुक्राशय का। तो आप ये याद रखिएगा, आप लोग देखे होंगे ऐसे, ठीक है। ये अंडवाहिनी हो गई, अंडवाहिनी हो गई, ठीक है। यहां पर अंडाशय होता है, इधर भी अंडाशय होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, दोनों अंडवाहिनियां, ये अंडवाहिनी हो गई, ठीक है, वाहिनियां संयुक्त होकर किस लचीली थैलीनुमा संरचना, एक थैलीनुमा संरचना यहां बन रही है, का निर्माण करते। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आप ही बताइए, अंडाशय, ग्रीवा, गर्भाशय या शुक्राशय। तो इसका आंसर क्या होगा, गर्भाशय। ये गर्भाशय हो गया, ये योनि हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, गर्भाशय। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का सी नंबर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंडाशय यहां पर होता है, अंडवाहिनी इसको फॉलोपियन ट्यूब भी कहा था, निषेचन यहीं पर होती है, ठीक है, अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल को के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल को, ठीक है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3COOH, यही एसिटिक अम्ल है, ठीक है। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, 2 से 3%, 5 से 8%, 10 से 12%, 15 से 20%। मैं आपको एक चीज यहां क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी क्लास 10 की जब आप पुस्तक लीजिएगा तो हिंदी मीडियम की पुस्तक में 3 से 4% दिया हुआ है, जबकि इंग्लिश मीडियम के बुक में 5 से 8% दिया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिएगा इंग्लिश मीडियम के बुक को ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो 5 का 8, इसका आंसर क्या होगा, 5 से 8%। तो एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, तो 5 से 8% विलयन को, ठीक है। और आप जानते हैं सिरका का उपयोग कहाँ किया जाता है, अचार के परिरक्षण में, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एस्टर, ठीक है, एस्टर का कार्यात्मक समूह कौन सा है, CHO, COOH, COO और OH। तो ये तो एल्डिहाइड का हो गया, ये कार्बोक्सिलिक समूह का हो गया, ठीक है, ये एस्टर और ये अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, 10 का सी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है, COO, एस्टर। और एस्टर का उपयोग कहां किया जाता है, इत्र बनाने में, और आपका सुगंधित मिठाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एस्टर का प्रयोग। क्लास 10 के बुक में स्पष्ट लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। तो एस्टर का कार्यात्मक समूह क्या हो गया, COO। और याद रखिएगा, यदि CO दे दिया तो ये कीटोन ग्रुप का हो जाता है, ये कीटोन ग्रुप का हो गया, ठीक है। और COO मतलब कि ऐसे डबल बॉन्ड यहां होगा, यहां O होगा एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया एस्टर का, और ये कीटोन का हो गया, COO, जैसे ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप का, ठीक है, ये आपका कीटोन ग्रुप का हो गया। तो याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक हो गया COOH, ये हो गया एस्टर ग्रुप का। और एस्टर का मैंने आपको क्या बताया, इसका निर्माण, इसका प्रयोग इत्र बनाने में और सुगंधित मिठाइयां उठाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं। आगे देखा जाए, किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा स्रोत या ईंधन का चयन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा का स्रोत या ईंधन का चयन, कौन सा ईंधन लिया जाए, बेहतर कौन सा होगा, उसका चयन किन बातों पर निर्भर करता है, ईंधन की उपलब्धता के आधार पर, स्थान और परिस्थिति के आधार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी होगा,
ठीक है, ईंधन की उपलब्धता के आधार पर भी निर्भर करता है, स्थान और परिस्थिति के आधार पर भी निर्भर करता है, और कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कौन सा ईंधन ले। ठीक है, अब आपको मोटरसाइकिल चलाना होगा तो वहां पर आप करासन तेल का तो प्रयोग नहीं कीजिएगा ना, तो कार्य की प्रकृति, वहां आपको क्या चाहिए, वहां पेट्रोल चाहिए। तो इन सब चीजें, सारे चीज आपका होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो 11 का डी नंबर होगा। मानव नर में शुक्राणु और मूत्र मार्ग दोनों प्रवाह का उभय मार्ग या साझा मार्ग कौन सा होता है? मानव का शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, और मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग कौन सा है? शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, शुक्राशय या वृषण नालिका? तो इसका आंसर क्या होगा, मूत्र मार्ग। ठीक है, यूरेथ्रा होगा, मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, तो 12 का बी नंबर आंसर होगा। 13 नंबर, एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता होती है? एक उत्तम ऊर्जा, किसको हम उत्तम ऊर्जा कहेंगे? जो प्रति एकांक आयतन या द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जो सरलता से सुलभ हो और सस्ता हो, जिसका भंडार और परिवहन आसान हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 का डी नंबर होगा। सारा आंसर होगा इसका, सारे हो गए। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत का आपका सब होगा, जो प्रति एकांक आयतन या द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जो सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, जिसका भंडारण और परिवहन, ठीक है, आसान हो। तो ये सब सारे होंगे, 13 का डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश के विकास का एक प्रमुख सूचक या माप निम्नलिखित में किसे माना जाता है? किसी देश के विकास का एक प्रमुख सूचक किसको माना जाता है? कोयले की खपत को, प्रति व्यक्ति विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता, वाहनों की कुल संख्या या सड़कों की कुल लंबाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रति व्यक्ति विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता। एक व्यक्ति पर कितनी विद्युत ऊर्जा उपलब्ध है, यह विकास का एक सूचक माना जाता है, इसलिए 14 का बी नंबर आपका एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। ठीक है, 14 का बी नंबर। अगला, जीवाश्मी ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है? जीवाश्म ईंधन, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, तो उनसे होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके, हानिकारक गैस और राख के वातावरण में पलायन को कम करने वाली तकनीक द्वारा, ईंधन को पूरी तरह बंद करके, या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ये दोनों आंसर होगा इसका। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, 15 का डी नंबर होगा। जीवाश्मी ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए क्या करना होगा, आपका ईंधन की दक्षता को बढ़ाना होगा। ठीक है, दहन की प्रक्रम की दक्षता को बढ़ाना होगा। दक्षता मतलब समझ रहे हैं ना, कि कम ऊर्जा में अधिक काम करे। ठीक है, कम ऊर्जा में, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी का माइलेज अच्छा देता है, माने कम ईंधन खपत करके ज्यादा दूरी तक आपको दे रहा है। तो वही, तो दहन के प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके और हानिकारक गैस और राख के वातावरण में पलायन को कम करने वाली तकनीक विकसित करके आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो 15 का डी नंबर। सारे ऑप्शन एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मुख्य रूप से किस पर्यावरण समस्या के लिए उत्तरदायी है? देखिए, क्वेश्चन यहां डाला गया है मुख्य रूप से, इस वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मुख्य रूप से किस पर्यावरण समस्या के लिए उत्तरदायी है? आम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण या जल प्रदूषण? तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ठीक है, तो 16 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा मुख्य रूप से किन ऊर्जाओं में परिवर्तित हो जाती है? केवल यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा? तो इसका आंसर क्या होगा, मोमबत्ती जलता तो ध्वनि तो उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ, उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। 17 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टरबाइन के घूर्णन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण को संयोजित किया जाता है? टरबाइन के घूर्णन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण को संयोजित किया जाता है? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर या बैटरी? तो इसका आंसर क्या होगा, जनरेटर। ठीक है, टरबाइन के घूर्णन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए आपको जनरेटर लगाया जाता है। ठीक है, 18 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार के अम्ल होते हैं? खनिज अम्ल की तुलना में, देखिए क्या कह रहा है, खनिज अम्ल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार के? कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप में बताया COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार के अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उदासीन या अत्यंत क्षारीय? तो इसका आंसर क्या होगा, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। HCl के तुलना में, खनिज अम्ल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो 19 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टरबाइन के मुख्य गतिशील मतलब घूमने वाला भाग कौन सा होता है? रोडर ब्लेड संयोजन,
स्टेटर, जनरेटर का आवरण, केसिंग या नियंत्रण पैनल। इसका आंसर क्या होगा? 20 का ए नंबर। ठीक है, रोटर ब्लेड संयोजन। ठीक है, तो 20 का ए नंबर होगा। एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, फिगर भी बनाया हुआ है आपका, 20 का ए नंबर। ताप या विद्युत संयंत्रों में टरबाइन को घुमाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ताप या विद्युत संयंत्र। ठीक है, याद रखिएगा, यहां लिखा हुआ ताप, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट किसको कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए यहां ऑप्शन से, तेज बहती हवा को, जीवाश्मी ईंधन को जलाकर बनाई गई भाप, सीधे बहते हुए पानी का, या सौर विकिरण का। तो ताप ईंधन में क्या होता है? कोयले को जलाकर भाप बनाया जाता है और फिर उससे टरबाइन चलाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 21 का बी नंबर आंसर होगा, जीवाश्म ईंधन को जलाकर बनाई गई भाप का। ठीक है, 21 का बी नंबर आंसर होगा। 22 नंबर, बांध के जल में डूबे पेड़ पौधे और वनस्पतियां अवायवीय मतलब बिना ऑक्सीजन की परिस्थितियों में विघटित होकर किस मुख्य ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मीथेन गैस का बांध बनाया जाता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा जब पेड़ पौधे डूब जाते हैं तो वहां पर जो डूबे हुए पेड़ पौधे होते हैं तो वहां अवायवीय श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, तो वहां कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो 22 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, कोयले और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में कौन सा कार्य अधिक दक्ष होता है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जहां पर होते हैं कंफ्यूजन वाले होते हैं और एनसीईआरटी में ऐसे लिखे हुए स्टेटमेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और गलत करके आए। तो कोयले और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में कौन सा कार्य अधिक दक्ष है, इफिशियंट है? ठीक है, कोयले को रेल से भेजना, विद्युत का संचरण, तेल के टैंकर चलाना या लकड़ी का परिवहन। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत का संचरण, क्योंकि इसमें कम हानि होती है। ठीक है, तो विद्युत का संचरण। कोयले और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में कौन सा अधिक दक्ष है? तो विद्युत का संचरण। 23 का बी नंबर। सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी की किताबों के बीच से निकाले गए हैं, आप इन्हें बनाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं और अभी ट्रेंड यही बना हुआ है। बहुत से ताप विद्युत संयंत्र मुख्य रूप से कहां स्थापित किए जाते हैं? केवल पर्वतीय क्षेत्रों में, समुद्र के बीच में, कोयले तथा तेल के क्षेत्र के निकट में, घने जंगलों में। तो याद रखिएगा, ताप विद्युत संयंत्र कहां होंगे? कोयले और तेल के जहां निकट होंगे वहां। तो 24 का सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उष्म ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, नाभ की ऊर्जा को गतिशील ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्या होता है, जब क्या कह रहा है? जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा, तो बांध बनाकर पानी स्टोर किया जाता है तो वहां क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा को हमने क्या कहता है? टरबाइन बनाकर उसको विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो 25 का आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, 25 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा की मांग का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत संयंत्रों द्वारा पूरा किया जाता है? यह क्वेश्चन मैं आपको पहले डिफाइन कर देता हूं। क्या आंसर? 10%, 25%, 33% या 75%? पुराने एनसीईआरटी में आंसर है 25%। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अप्रैल 2026 के भारत सरकार के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें हो रहा है 10% आंसर। ठीक है, पुराने एनसीईआरटी में 25% आंसर दिया हुआ है। 10% इसीलिए क्योंकि इनका घटा है, इनका जो उपभोग का घटा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपभोग अब बढ़ रहा है, उसकी उत्पादन जो है उनका भागीदारी बढ़ रही है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। इस कारण जो जल विद्युत संयंत्र का जो है वो गिर रहा है, उसका परसेंटेज थोड़ा गिरा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? रिसेंट डाटा के अनुसार से 10% होगा और पुराने एनसीईआरटी के आधार पर 25% होगा। मैं आपको दोनों बता दिया। ठीक है, 26 का आंसर मेरे अनुसार से अभी तत्काल में प्रेजेंट डे के अनुसार सोचा जाए तो 10% होगा, 26 का ए नंबर, और पुराने एनसीईआरटी के आधार पर 25%। यदि अपडेट नहीं डाटा किया और आपका 10% नहीं रहे तो आप 25% मार दें। ठीक है, लेकिन यदि रिसेंट में रहा तो 9 से 10% एवरेज माना गया है, 9 से 10% अभी योगदान है। ठीक है, तो 25 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? बहुत आसान क्वेश्चन। और नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सीमित ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा।
जल ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे पुनः पूर्ति हो जाती है। ठीक है, पानी क्या होता है, वह वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, फिर वर्षा होकर होती है तो बांध में फिर पानी आ जाता है। तो ये कैसी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो 27 का बी नंबर। 28 नंबर, किस ऊर्जा स्रोत के व्यापक उपयोग ने औद्योगिकरण को संभव बनाया है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला या सौर ऊर्जा? तो याद रखिएगा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो बाद में आया है, ये पहला कोयला होगा। ठीक है, कोयले के कारण औद्योगिकरण के संभव हुआ है। ठीक है, तो किस ऊर्जा स्रोतों के व्यापक उपयोग ने औद्योगिकरण को संभव बनाया है? इसका आंसर होगा कोयला। ठीक है, तो 28 का सी नंबर आंसर होगा। संपाचित्र डाइजेस्टर में गोबर की स्लरी का अपघटन किन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है? गोबर का, जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें जो गोबर का अपघटन होता है किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? वायवीय सूक्ष्म जीव, अवायवीय सूक्ष्म जीव, केवल कवक, केवल विषाणु? तो यहाँ वायवीय सूक्ष्म जीव का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही काम कर सके। अवायवीय सूक्ष्म जीव मतलब जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अपना काम कर सके। केवल कवक, फंगस या केवल विषाणु? तो इसका आंसर क्या होगा, अवायवीय। ठीक है, 29 का बी नंबर। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अवायवीय होते हैं और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना काम करते हैं। ठीक है, और डाइजेस्टर में जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें कौन सा गैस निकलता है? मीथेन, CH4। और वो कितना परसेंट होता है? 75%। गोबर गैस प्लांट में जो गोबर से जो गैस बनता है उसमें 75% होता है मीथेन, CH4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपी सौर सेल लगभग कितनी विद्युत शक्ति का उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, एक प्रारूपी सौर सेल लगभग कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है? 0.1 वाट, 0.7 वाट, 1.5 वाट या 5 वाट? तो इसका आंसर क्या होगा, 0.7 वाट। ठीक है, एक प्रारूपी सौर सेल लगभग 0.7 वाट उत्पन्न करता है। इसीलिए देखिए, एक सौर सेल लिखा हुआ है, हमने सोलर पैनल नहीं लिखा है। कई सौर सेल ज्वाइंट होके, कई सौर सेल ज्वाइंट होके योग करके सोलर पैनल बनाया जाता है। तो इसका जो एक का है वो 0.7 है। अब बताइए, एक सौर सेल से तो कुछ काम हो नहीं सकता है, इसलिए कई सौर सेल को जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है। और एक सौर सेल का कितना है वाट? 0.7 वाट। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 30 का बी नंबर होगा। ठीक है, 31 नंबर, सौर सेलों को बनाने में अत्यधिक प्रचुरता में उपलब्ध होने के बावजूद किस सामग्री की सीमितता के कारण उत्पादन प्रक्रिया महंगी हो गई है? अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है सौर सेल को बनाने में अत्यधिक प्रचुरता, देखिए उसका सामान बहुत सारा अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो महंगा है होने के बावजूद किस सामग्री की सीमितता के कारण, माने उसकी कमी है, जिसके कारण उत्पादन प्रक्रिया महंगी हो जाती है? गैलियम, विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन, सीजियम और प्लास्टिक की कोटिंग? तो इसका आंसर क्या होगा, विशिष्ट श्रेणी का सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत है पर विशिष्ट श्रेणी का सिलिकॉन का अभाव है, इसी के कारण वो महंगा हो जाता है। सोलर सेल बनाने में क्या होता है, एक सिलिकॉन का जरूरत होता है, ठीक है, और आपका चांदी की भी जरूरत होती है कनेक्ट करने के लिए। दो सोलर सेल को जोड़ने के लिए आपका चांदी की जरूरत होती है, सिल्वर की जरूरत होती है। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लकड़ी, उपले आदि ईंधन जो पादप एवं जंतु उत्पादों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, लकड़ी, उपले आदि ईंधन जो पादप एवं जंतु उत्पादों से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन, जैव मात्रा, परमाणु ईंधन या ताप ईंधन? ये क्या कह रहा है, लकड़ी, उपले आदि ईंधन से जो पादप जंतु उत्पादों से प्राप्त होते हैं तो वो उत्पाद जो प्राप्त होता है उसको क्या कहता है? जैव मात्रा कहा जाता है, वो बायोमास। ठीक है, तो 32 का बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, पारंपरिक जैव मात्रा ईंधनों जैसे लकड़ी और उपले के प्रयोग की मुख्य सीमाएं या कमियां क्या हैं? ठीक है, मतलब लकड़ी का और आप उपले, जो गोबर के उपले होते हैं वो क्या होते हैं, ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है, इनकी दक्षता कम होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। इनकी दक्षता भी कम होती है, अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं करते हैं और धुआं भी निकलता है। ठीक है, तो 33 का डी नंबर आंसर होगा। 34 नंबर, बड़े बांधों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र सबसे उपयुक्त माने जाते हैं? मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र? तो इसका आंसर क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र। बड़े बांध को बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जितनी ऊंचाई पर होगा आप पानी स्टोर कीजिएगा उसमें उतनी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी, वही स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा में बदल के टरबाइन को चलाएगा। ठीक है, तो इसलिए 34 का सी नंबर आंसर होगा। बड़े बांधों के निर्माण से निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समस्या उत्पन्न होती है?
कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना, मानव आवासों का डूबना, विशाल पारिस्थितिकी तंत्रों का नष्ट होना, उपरोक्त सभी। तो आसान क्वेश्चन है, ये सभी होगा। 35 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों के संदर्भ में कौन सी सामाजिक और आर्थिक समस्या उभर कर आती है? ठीक है, विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, उचित क्षतिपूर्ति मुआवजा न मिलने की समस्या, आजीविका छिन जाने की समस्या, उपरोक्त में सभी। इसका आंसर क्या होगा? 36 का डी नंबर होगा। ठीक है, कौन सी सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है? तो सारे होंगे। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी, मुआवजा की भी समस्या होती है और आजीविका छिन जाने की भी समस्या होती है। तो 36 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। 37 नंबर, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। ये याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, भागीरथी नदी पर जो टिहरी बांध है ये सबसे ऊंचा बांध हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध कौन होगा? यदि आंसर आ जाए सीधा तो टिहरी बांध मार देना है। कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहता है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, मुख्य रूप से किन कारणों से हुआ है? केवल निर्माण में अधिक खर्च होने के कारण, पर्यावरणीय विस्थापन और पुनर्वास संबंधी समस्याओं के कारण, बिजली का उत्पादन न होने के कारण, या बांध की ऊंचाई कम होने के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? विरोध लिखा हुआ है, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, पर्यावरणीय विस्थापन और पुनर्वास संबंधी समस्या को लेकर। और इसी के कारण मेधा पाटकर जो थी, इनका विरोध किया गया था। ठीक है, सरदार सरोवर बांध का काफी विरोध हुआ था। तो 27 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने पर उनमें से उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तो अवशेष के रूप में क्या प्राप्त होता है? कोक, चारकोल, डामर या मोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर भुट्टा उट्टा को पकाया जाता है काला रंग का, वो चारकोल होता है, वो धुआं नहीं देता है। ठीक है, और तो 38 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। भारत में पशुधन की विशाल संख्या किस ईंधन स्रोत की स्थायी उपलब्धता के प्रति आश्वस्त करती है? ठीक है, भारत में जो पशुधन, विश्व में सबसे ज्यादा पशु भारत में ही है। ठीक है, तो वही लिख रहा है, भारत में पशुधन की विशाल संख्या किस ईंधन स्रोत की स्थायी उपलब्धता के प्रति आश्वस्त करती है? बायोगैस, उपले, गोबर के उपले, प्राकृतिक गैस या ए बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, क्योंकि गोबर है तो बायोगैस भी हो जाएगा और गोबर के उपले भी हो जाएंगे। तो इसका ए और बी दोनों होगा। तो 39 का डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, लकड़ी की तुलना में चारकोल एक बेहतर ईंधन क्यों माना जाता है? ठीक है, लकड़ी की तुलना में चारकोल को एक बेहतर ईंधन माना जाता है, क्यों? यह बिना ज्वाला के जलता है। देखिए याद रखिएगा, ज्वाला वही देता है जो वाष्पशील हो, वाष्पशील पदार्थ ही ज्वाला देगा। यदि वाष्पशील नहीं है तो वो ज्वाला नहीं देगा। ठीक है, शुरुआत में कोयले को जलाते तो वो ज्वाला देती है। ठीक है, लकड़ी को जलाते तो ज्वाला देती है, लेकिन बाद में वो ज्वाला देकर नहीं जलती है। इसका कारण क्या है? जैसे ही उसके वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं वो फिर स्थिर आंच होकर देने लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कौन सा पदार्थ ज्वाला देगा और कौन सा नहीं। ठीक है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि लकड़ी की तुलना में चारकोल एक बेहतर ईंधन क्यों माना जाता है? यह बिना ज्वाला के साथ के जलता है, इसमें अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता अधिक होती है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? 40 का डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग गैस स्टोव और वाहनों के अलावा प्रमुख रूप से और किस कार्य में किया जाता है? ठीक है, प्रमुख रूप से और किस कार्य में किया जाता है? यहां और में डुल्ले नहीं होगा, और होगा। ठीक है, और किस कार्य में किया जाता है? जल शोधन में, विद्युत उत्पन्न करने में, सोलर पैनल बनाने में या पवन चक्की चलाने में। तो ये सो ऐसे ही छट जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? विद्युत। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कोयला का उपयोग कहां किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने में, इसलिए थर्मल पावर बोलते हैं, तापीय थर्मल पावर जो होते हैं। ठीक है, 41 का बी नंबर होगा आंसर। गन्ने के रस सिरा का किण्वन करके क्या तैयार किया जाता है? ठीक है, गन्ने का रस का किण्वन करके क्या तैयार किया था? मैथनॉल, एथनॉल, एथनोइक अम्ल या सिरका। इसका आंसर क्या होगा? एथनॉल। ठीक है, एथनॉल का, मैथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, बहुत ही जहरीला होता है। ठीक है, पीने के बाद आदमी सीधे मर जाता है। ठीक है, एथनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। ठीक है, ये एथनॉल हो गया। ये बहुत अच्छा विलायक भी है। ठीक है, जो हम लोग कफ सिरप पीते हैं वो एथनॉल में ही उसमें घुला रहता है, मेडिसिन एथनॉल। और आप ये भी करिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसका आंसर बताया कि नहीं? हाँ, इसका आंसर होगा एथनॉल। ठीक है, गन्ने का रस। ठीक है,
विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा, न्यूट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा मानी जाती है। 43 का बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैव गैस बायोगैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर और जल का जो गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अवशेष, कर्दम, संपाचित्र, ठीक है, डाइजेस्टर, संपाचित्र को इंग्लिश में डाइजेस्टर भी कहता है। बायोगैस कहता है जैव गैस को बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर और जल के मिश्रण का जो गाढ़ा घोल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कर्दम कहते हैं, स्लरी कहते हैं, ठीक है। तो 44 का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। 45 नंबर, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करने वाले गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध या शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध, ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का सी नंबर, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, ओम कहते हैं ना, ओम। चलिए अगला 45 का सी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार समान ताप पर किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित विद्युत धारा के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या बी और सी दोनों होगा? तो आंसर इसका क्या होगा? बी और सी। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए, ठीक है। तो मैंने दोनों डाल दिया है, कभी कभी आपके ये वर्ड यूज कर लेगा, कभी कभी ये वर्ड यूज कर लेगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा और समानुपाती माने उसके रिस्पेक्ट में साथ साथ चलेगा। ओम के नियम के अनुसार समान ताप पर किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, वो प्रवाहित विद्युत धारा के कैसा होता है? समानुपाती होता है। 46 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। चालक की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब वो मोटाई, यदि मोटाई अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर, ठीक है। मोटाई, तार की मोटाई यदि अधिक होगी तो प्रतिरोध घटेगा, चालक की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का अपना भी नेचर होता है प्रतिरोध का, ठीक है। तो 47 का डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंडाशय से अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? देखिए, अंडाशय से अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? मैंने आपको पहले ही बताया था चित्र में, जैसे ये क्या था, ये बताए थे आपको। तो ये क्या है? अंडाशय, यहीं पर आपको मैंने बताया था अंडाशय, यहां पर अंडाशय है। याद रखिएगा, महीने में कोई दोनों अंडाशय में कोई एक ही अंडाशय अंडा का निर्माण करता है, ठीक है। तो कह रहा अंडाशय से, ये अंडाशय हो गया, अंड कोशिका यही हो गया। अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाने, यहां तक ले जाने में कार्य कौन करता? अंडवाहिनी, ग्रीवा, शुक्रवाहिका या योनि। इसका क्या होगा? अंडवाहिका, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब, इसी को तो कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। निषेचन यहीं पर होता है, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाने के कारण एथनोइक अम्ल को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एथनोइक अम्ल हमको आपको क्या बताए थे? एथनोइक अम्ल CH3COOH, ये भी एथनोइक अम्ल है, ठीक है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एथनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में एथनोइक अम्ल जम जाता है, तो उसको वहां क्या नाम दिया जाता है? क्रिस्टल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल अल्कोहल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल या शुष्क बर्फ। इसका आंसर होगा 49 का सी नंबर होगा, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ठीक है। याद रखिएगा 49 का सी नंबर, कार्बन से ये सब लिया गया है, ठीक है। 50 नंबर, किस संयोजन में बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होते हैं? पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या कह रहा है? किस संयोजन में बहुत से प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग, ठीक है। तो जब हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध है, तो जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधे क्या होता है? हम उसको ऐड कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। तो ये आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 50 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन सा पौधा या फसल है? गेहूं, धान, गन्ना या मक्का। यह भी एनसीईआरटी का कार्बन से क्वेश्चन लिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? गन्ना, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम पौधा,
कौन होगा? गन्ना। तो 51 का सी नंबर आंसर होगा। 52 नंबर, हाइड्रोजन बम में संलयन सामग्री के रूप में किन समस्थानिकों या तत्वों का उपयोग किया जाता है? मैं पहले ही बता दिया था हाइड्रोजन बम के बारे में। तो यहां पर कौन सा संलयन सामग्री, मतलब संलयन में क्या होता है? दो छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक बनते हैं, ठीक है। तो ड्यूटोरियम और लिथियम, सोडियम या पोटासियम, कार्बन या सल्फर या हीलियम, मतलब हाइड्रोजन बम के कोर में कौन सा तत्व रखा जाता है जिनका संलयन होता है, ठीक है। बाहर में तो उनको उतना ताप देने के लिए क्या होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का बम का विस्फोट किया जाता है ताकि 10⁷ केल्विन टेम्परेचर मिल सके। तो अंदर में जो क्या है, वो कौन सा चीज रखा जाता है ताकि संलयन की प्रक्रिया आरंभ हो जाए? ड्यूटोरियम या लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कार्बन, सल्फर, हीलियम या तथा निनॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 का ए नंबर होगा, ड्यूटोरियम और लिथियम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, एनसीईआरटी में आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है, 52 का ए नंबर, ठीक है। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? मैं आपको लगातार दे रहा हूं और आप हमसे जुड़े। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक चीज़ें जल्दी आपको पहुंच सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो, ठीक है। धन्यवाद।